नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को। गुड इवनिंग। जुड़ जाइए फटाफट, फिर शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की हमारी इस क्लास में हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो रहेगा पैसा एक्ट। पैसा एक्ट क्या है, किस प्रकार से लागू होता है और इसके बारे में कौन कौन से प्रावधान हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो पैसा अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं बिना किसी प्रकार का समय गवाए हुए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे दोस्तों को। मैं कमेंट सेक्शन में आपके साथ में मौजूद हूँ, वहाँ पे यहाँ तो मैं हूँ ही, कमेंट सेक्शन में भी आपके साथ में मौजूद हूँ। एक प्रकार से ये क्लास आपकी लाइव ही हो रही है, ठीक है। मैं लाइव ही चल रहा हूँ, यही समझना है आपने, क्योंकि मैं आपके साथ में वहाँ भी मौजूद हूँ और यहाँ भी हूँ। तो दोनों तरफ से आपको जो है मैं पूरी मदद कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करें फिर आज की क्लास। तो पैसा एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब तक जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पंचायती राज में निर्वाचन से जुड़े हुए सुधार कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया है और ये हमारा कंप्लीट हो गया है, सारा बिंदु सब पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। तो आज हम पैसा एक्ट के बारे में बात करेंगे। पैसा एक्ट देखो असल में है क्या, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है, जो पंचायती राज है, ये पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र जो हैं उनको जो है कि कुछ खास तरीके से ट्रीट किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था में जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान में टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया है। टीएसपी एरिया की अलग वैकेंसी निकलती है, नॉन टीएसपी की सीटें अलग होती है। तो यहाँ पर इनकी सीटों को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसको फॉलो किया जा सके। 5वीं अनुसूची क्या बोलती है? अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। अब 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग जो है इन क्षेत्रों पर खास तौर से नजर रखी जाती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पर अलग से नजर रखी जाती है। इनमें जनजाति सलाहकार परिषद बनता है 20 सदस्यों से मिलकर। वो हर साल की रिपोर्ट सबमिट करता है। हर राज्य का अलग अपना जनजाति सलाहकार परिषद होता है। राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, तेलंगाना का अलग है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि पंचायती राज जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्र है इन पर अलग से नजर रखी जाती है और इन क्षेत्रों का अलग से विकास किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है कि जो सामाजिक ढांचा है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो थोड़े से पिछड़ेपन को जो है ठीक करने के लिए, इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, क्योंकि सामाजिक भेदभाव पुराने समय से बहुत ज्यादा चल रहा था, अभी तो कम हो गया वर्तमान में बिल्कुल ही। तो इन क्षेत्रों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। यहाँ पर जो जातिगत भेदभाव चल रहा है, अगर ऊंच नीच इस तरह की कोई बात हो रही है तो उनको जो है ठीक किया जा सके। कुल मिलाकर जो है सारी व्यवस्था को हमें कहाँ तक पहुंचाना है, एक मुख्य धारा तक जोड़कर लेकर आना है। तो इसी के तहत पैसा एक्ट आता है कि जो शेड्यूल एरिया है यहाँ पर पंचायती राज की व्यवस्था को सही तरीके से लागू किया जाए। क्योंकि पंचायती राज क्या है कि ये एक हमारा बेस है, हमारे लोकतंत्र का क्या है, ये जड़ है। ये क्या है? लोकतंत्र की जड़ है। एक प्रकार से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, मतलब नीचे वाले तबके को क्या मिलती है? पावर मिलती है। लोकतंत्र की जड़ है ये। अगर इस जड़ को ठीक से पोषित किया जाए तो पेड़ जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो क्यों न पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको शेड्यूल एरिया तक विस्तार अलग तरीके से किया जाए। भाई हम लोग क्या है 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग अलग से तो ट्रीट कर ही रहे हैं, ठीक है। अब पंचायती राज को और शामिल करके इन क्षेत्रों को और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं? मजबूत कर सकते हैं। इन क्षेत्रों का विकास हो सकता है, सामाजिक भेदभाव खत्म हो सकता है। तो इसलिए लाया गया पैसा एक्ट। अब यहां पर पैसा एक्ट में सबसे पहले बात आती है एक समिति की, जिसको बोलते हैं दलीप सिंह भूरिया समिति। तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं, इस समिति का नाम अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, दलीप सिंह भूरिया समिति। अब जो दलीप सिंह भूरिया समिति है, इस समिति से ही क्या होते हैं, इस समिति के सुझावों के आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। अब दलीप सिंह भूरिया समिति जो है इसका गठन होता है 1994 में,
ठीक है। इस समिति का गठन होता है 1994 में और यहां पर अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है। अब इस समिति ने 1995 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है। और इसने कहा कि क्या बनना चाहिए, एक अलग अधिनियम बनना चाहिए। ये जो पैसा जो एक्ट बनेगा ये पूरे भारत की जितना भी अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए ही बनेगा। ठीक है। और जो जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, अब अनुसूचित क्षेत्र कौन से घोषित हैं, जिनको भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो पैसा एक्ट है वो कनेक्टिविटी बिठाएगा किससे, 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो वर्तमान में कितने 10 राज्य शामिल है, उसकी मैं आपको लिस्ट भी बनवाऊंगा, तो भारत का नक्शा भी बना लेना आप सभी बच्चे। ठीक है। जब कहूं तब भारत का नक्शा भी बना लेना। अब यहां पर ये क्या कहता है अधिनियम, ये इस समिति की सिफारिशों पर, समिति की सिफारिशों के आधार पर, कि अभी मैं पूरी फुल फॉर्म भी बताऊंगा बिल्कुल, कि सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, सिफारिशों के आधार पर लागू। ठीक है। क्लियर होगी बात, के आधार पर लागू मतलब इस समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है। और 5वीं अनुसूची में आपको पता है कि कौन से शेड्यूल एरिया जहां पर 50% से ज्यादा आबादी किसको, जनजाति समुदाय की हो, मतलब उसको क्या बोला जाता है वहां पर। अब जहां पर 50% आबादी जो है जनजाति समुदाय की रहेगी वहां पे। ठीक है। तो इनको जो है इसको बोला जाता है, पैसा एक्ट की फुल फॉर्म लिख लो यहां पे आप सभी बच्चे। ठीक है। पैसा एक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, पैसा 1996 हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। पंचायत, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, आप भी हिंदी में लिख लो। पंचायत, इंग्लिश में हो सकता है दिक्कत हो जाए, हिंदी में लिख देते हैं इसी को, अंग्रेजी वाले को हिंदी में लिख देते हैं। पंचायत एक्सटेंशन मतलब क्या हो रहा है, विस्तार कर रहा है। एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होते हैं ना, बोलते हैं तार का एक्सटेंशन ले आओ, वो तार होता है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं अपन भाई। वो क्या कर देता है, विस्तार कर देता है, थोड़ा लंबा हो जाता है वो उससे तार, वो वाली एक्सटेंशन। ऐसे मतलब शब्दों का अर्थ वहीं से आया हुआ है। पंचायत एक्सटेंशन जो अंग्रेजी में जो अर्थ है उसका अर्थ बना हुआ है, एक्सटेंशन का मतलब फैलाना होता है। ठीक है। एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल एरियाज, ओवर शेड्यूल एरियाज। ठीक है। शेड्यूल एरियाज, उन्नीस सौ 96। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। ये तो हो गया इसका नाम। ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं यहां पर कि राजस्थान में कब आया है, तो राजस्थान वाला भी लिख लो। राजस्थान में यह अधिनियम पहली बार, 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 साथ के साथ नोट्स बनाने हैं भी आपने। ठीक है। राजस्थान में यह अधिनियम पहली बार कब आया था, 1999 में आया था। ठीक है। 1999 में लाया गया। क्लियर होगी बात, 1999 में लाया गया और 2011 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। 2011 में इसमें संशोधन किया गया, इसमें संशोधन कर दिया। ठीक है। अभी मैं आपको राजस्थान के बारे में हम पूरी बात करेंगे, इसमें संशोधन किया गया। अभी तो हमने थोड़ा सा बस परिचय ही किया है, अभी तो संशोधन किया गया। ठीक है। अब हम राजस्थान के, मैं पूरा एरिया भी बताऊंगा कहां कहां कौन कौन से एरिया में ये लागू है, ये सारी बातें हम लोग यहां पर पूरी की पूरी एक एक बात हम लोग कंप्लीट करेंगे यहां पे। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पर जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज है, इसको असल में दिसंबर 1996 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। पैसा जो एक्ट है इसको दिसंबर 1996 में संसद में प्रस्तुत किया गया। पैसा जो एक्ट है इसको दिसंबर 1996 में, एक्ट को
तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर राष्ट्रपति की परमिशन कब मिली, ठीक है, को 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होगी, ठीक है, दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की अनुमति से लागू, फाइनल जो है राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और लागू हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से लागू, क्लियर हो गया। तो ये डेट भी ध्यान में रखना आप, एक एक जो डेट है उसको ध्यान में रखना, अनुमति से लागू हो गया, क्लियर हो गई। यहां तक बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं हो गया। अब यहां पर इस अधिनियम का मकसद क्या है कि जो भी अब इसमें ये अधिनियम जो बनाया गया, ये अधिनियम इस टाइप का है भी जो भी आप क्या करोगे, राज्यों को बनाना पड़ेगा अलग से, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिनियम बना दिया तो राज्य सरकार नहीं बनाएगी, राज्य सरकार भी अधिनियम बनाएगी, लेकिन इस अधिनियम ने यह कह दिया कि आप क्या करोगे कि कॉमन बातें लागू करोगे, जो हम आपको कुछ मतलब रास्ता जो सुझाया जाएगा, आपको जो रास्ता बताया जाएगा जनजाति क्षेत्र के लिए पंचायती राज को लागू करने के लिए, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है, मतलब केंद्रीय कानून के अकॉर्डिंग आपको चलना है और उसी के नीचे आपको नियम बनाने हैं, क्लियर हो गई बात यहां पे। तो यहां पर जो है मतलब इस कानून का मूल जो उद्देश्य है वो लिख देता हूं मैं यहां पे, इसका मूल जो उद्देश्य है, इसका मूल उद्देश्य जो है, इसका मुख्य जो मकसद है, इसका मूल उद्देश्य वो देखिए क्या है। मूल उद्देश्य जो है इसका कि केंद्रीय कानून में जनजातीय स्वायत्ता बनी रहनी चाहिए, मतलब ऑटोनॉमी बनी रहनी चाहिए केंद्रीय कानून में जनजातीय स्वायत्ता। अब देखो जनजातीय स्वायत्ता से मतलब क्या है इसका, जनजातीय स्वायत्ता का मतलब है कि यहां पर जो भी पावर होगी ना वो जनजाति लोगों की प्रधानता होनी चाहिए, जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइबल्स एरिया हैं, वहां पर अगर आप पंचायती राज को लागू करते हो तो इन लोगों को पावर इनके पास में रहनी चाहिए, ठीक है, इन लोगों के पास में पावर रहनी चाहिए। कुल मिलाकर इन लोगों को क्या होगा कि स्वशासन देना है, ताकि ये लोग जो है मुख्य धारा में जुड़ सके और इनका सभी का क्या हो सके कि ज्यादा से ज्यादा हम इनको आगे आने का अवसर दे सकें, ठीक है। किसी कारणवश जो है पुराने समय में क्षेत्रों का ठीक से विकास नहीं हो पाया या पिछड़ापन रहा किसी भी प्रकार से, तो हम लोग क्या कर सके, इनको आगे बढ़ा सकें। क्लियर होगी बात, यहां तक बात आई समझ में। अब मैं आपको थोड़ा सा एक समिति के बारे में और बताता हूं, एक समिति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये नोट हो गया सबका, गुड इवनिंग भाई, नए बच्चे जो भी आए हैं उनको गुड इवनिंग सभी को। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, भूलना नहीं भी कोई भी बच्चा, ये जरूर कर देना, ये काम बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये हम सबका चैनल है, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, हम सब का चैनल है। हर बच्चे ने यही सोचना है कि ये मेरा चैनल है, हर बच्चे का पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ये चैनल है, तो हम सब का है ये। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक कमेटी और बनी थी जिसके बारे में और कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो कौन सी है देख लीजिए। तो एक कमेटी और आती है, वो आती है यहां पर जिसको बोलते हैं बीडी शर्मा। बीडी शर्मा मतलब जो पैसा जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग, पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट जो है, पैसा एक्ट 1996 के अंतर्गत, पैसा एक्ट 1996 के अंतर्गत पैसा जो पैसा अधिनियम है उसे 96 उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, कानूनों में समरूपता बनी रही, ठीक है। सभी राज्यों के कानूनों में, सभी राज्यों के कानूनों में समरूपता बनी रहे, राज्यों के कानूनों में समरूपता बनी रहे। भाई सेंटर के लिए तो कानून एक जैसा है ही, उसमें तो समरूपता संसद डिसाइड करेगी, तो राज्य के कानूनों में समरूपता बनी रहे, मतलब जनजाति समरूपता का मतलब है कि भावना एक होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली तो कानून एक जैसा नहीं हो सकता हर राज्य का, लेकिन ये कह रहा है कि भावना एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत बढ़िया। मैं आपके साथ में मौजूद हूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कोई बच्चा जो है टेंशन मत लेना ऐसे कि रिकॉर्डेड है तो सर जो है वो कंप्यूटर की तरह बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ में लाइव के रूप में मौजूद हूँ। एक प्रकार से कानूनों में समरूपता बनी रहे, बनी रहे, इसके लिए एक कमेटी बनाएगी, बनी रहे इसके लिए
2006 में, इसके लिए 2006 में 2006 में एक कमेटी बनी थी जिसको बोलते हैं बीडी शर्मा। 2006 में बीडी शर्मा की अध्यक्षता में, बीडी शर्मा की अध्यक्षता में, बीडी शर्मा की अध्यक्षता में एक उप समिति बनी, की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई गई, अध्यक्षता में उप समिति। ठीक है, क्लियर हो गई बात? उप समिति बनी। एक तो ये वाली बात याद रखना, ये कमेटी है खाली, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, ये सिंपल कमेटी बनाई गई है। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, अब भारत में कौन कौन से राज्य शामिल है, आइए। तो पैसा एक्ट भारत के राज्य, पैसा एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो भारत के राज्य कौन कौन से, देखिए पैसा एक्ट के अनुसार भारत के कौन कौन से राज्य, के अनुसार भारत के राज्य, अब देखिए भारत के राज्य में भारत के 10 राज्य आते हैं जो 5वीं अनुसूची के अंदर शामिल है। ठीक है, भारत के राज्य शामिल है टोटल 10 कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, सबसे ऊपरी ऊपरी वाला राज्य, मैं पूरे के पूरे राज्य लिखवाऊंगा आपको यहाँ पे, इस नक्शे के अंदर पूरे के पूरे लिखवाऊंगा। ठीक है, सारे के सारे जो राज्य हैं आपके, एक एक राज्य को मैं आपको भरवा के लिखाऊंगा। तो सबसे ऊपर वाला जो है, सबसे ऊपर वाला ये वाला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा आ गया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के साथ में फिर उसके बाद में आ जाएगा इधर थोड़ा सा नीचे की ओर राजस्थान। ठीक है, कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। क्लियर होगी बात? पैसा एक्ट के अधीन राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान से लगता हुआ कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है, गुजरात से लगता हुआ कौन सा है? मध्य प्रदेश। गुजरात से लगता हुआ कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश लिखना था भाई, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, यहां पर जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश को भी नहीं छोड़ना है, तेलंगाना को भी नहीं छोड़ना है, इसको किसी को नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, तेलंगाना भी आ जाएगा, ये सारे राज्य आ जाएंगे आपके। मध्य प्रदेश आ गया और मैं लिख देता हूं यहां पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर हम एक साथ ही भर देंगे इनको, वहां पे लिस्ट में पूरी की पूरी आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना भी यहां पे आ जाएगा, तेलंगाना हो गया। और ऊपर की साइड आ जाओ, ये ओडिशा, जिसकी भाषा उड़िया है, ओडिशा, उड़ीसा नहीं ओडिशा, ओडिशा हो गया वो। ठीक है, ओडिशा हो गया। और इसके साथ में आ जाओ, ये लंबा वाला छत्तीसगढ़, ये जो लंबा सा राज्य है ये कौन सा? छत्तीसगढ़ आ जाओ, छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। हो गया छत्तीसगढ़। और इसके अलावा जाओ, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। हाँ, महाराष्ट्र तो भूल ही गए भी, महाराष्ट्र तो सबसे मोस्ट था यहां पे, महाराष्ट्र। ये लो जी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य हो गए। एक और बच गया, एक बच गया झारखंड। कौन सा बच गया? झारखंड बच गया। बिहार से नीचे, बिहार से नीचे ये वाला जो है झारखंड बच गया, ये झारखंड। तो इसको भी क्या कर दो? शामिल कर दो, झारखंड। ये हो गए 10 राज्य। कितने राज्य टोटल? 10 राज्य। तो चलिए बना देते हैं लिस्ट यहां पे। ठीक है, पैसा एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर वाला हिमाचल प्रदेश, नक्शा बना के आप भी लिख दो, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद में नीचे आए तो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के पास लगता हुआ कौन सा? गुजरात, ठीक है। गुजरात के पास लगता हुआ दाईं साइड में कौन सा? मध्य प्रदेश। गुजरात से नीचे वाला कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। और जो 3-4 जोड़े एक साथ में हैं, सब जो चिपके हुए हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, इनको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ओडिशा हो गया, ये सारे के सारे आ गए इसमें, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर एक रह गया कौन सा? झारखंड, वही वाला जो लास्ट में रहा था, ये हो गया झारखंड। ये हो गए 10 राज्य। ये 10 राज्य हैं पैसा एक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई सबको कहानी? नोट्स में भी मिल जाएगा, लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है, छपा छपाया भी मिल जाएगा, लेकिन अगर खुद लिखते हो तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक हाँ राजस्थान का भी मैं आपको बताऊंगा अभी। राजस्थान वाला थोड़ा सा मोस्ट रहेगा, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है राजस्थान वाले में, ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी रहेगा। अब ये तो हो गया, यहां पर इसके बारे में बातचीत हो गई, ठीक है। ये इसमें आपके 10 राज्य रहेंगे, इसको भी यहां भी लिखा हुआ है नोट्स में, यहां भी आपको शामिल रहेगा। ये 10 राज्य यहां पर शामिल हो गए भारत के अंदर, ठीक है। सारे आगे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये आगे। अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे थोड़ा सा। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के बारे में। ये तो हो गए पूरे भारत के, ये तो आगे 10 राज्य 5वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है। ये जो 10 राज्य हैं ये 5वीं अनुसूची में शामिल है। 10 राज्य 5वीं अनुसूची में शामिल है, 10 राज्य 5वीं अनुसूची में, ठीक है। अब 10 राज्य 5वीं अनुसूची में, चलिए राजस्थान पे आते हैं। अब हमें राजस्थान के बारे में बात करनी पड़ेगी, असल में तो हमें इससे लेना देना है राजस्थान में हम लोग, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान है। अब ये जो आप देख रहे हो इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये राजस्थान का निचला हिस्सा है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको राजस्थान के नक्शे को अच्छे से देख लेते हैं। ये है राजस्थान का नक्शा, तो इसको साथ में लिखेंगे और साथ में इसको करेंगे अपन, ठीक है, एक एक को करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो यहां पे, ऑर्डर अंडर पैसा एक्ट इन राजस्थान, कि राजस्थान में पैसा एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्षेत्र यहां पर शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं राजस्थान पैसा एक्ट के बारे में आपको बता देता हूं। तो हेडिंग डाली सबने, तो अब यहीं से जहां आपने हेडिंग डाली है वहीं पर ही राजस्थान पैसा अधिनियम, राजस्थान पैसा अधिनियम, ठीक है। राजस्थान अब ये राजस्थान पैसा अधिनियम 2011 है। इसमें एक चीज आपसे एग्जामिनर और पूछ सकता है कि गजट में प्रकाशित कब हुआ, ये बताओ मेरे को। ये गजट वाली है ना, कई चीजें जो डेट है ना ये जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको साथ की, ये बहुत सेंसिटिव डेटा है, ये अक्सर किताबों में बहुत कम मिलता है, ठीक है। लागू कब हुआ? 2 नवंबर 2011 से, 2 नवंबर 2011। क्या लिखोगे? 2 नवंबर 2011 से लागू, ठीक है। राजस्थान राजपत्र अधिसूचना के द्वारा, राजस्थान राजपत्र अधिसूचना द्वारा, राजस्थान राजपत्र अधिसूचना, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। अब अपने को एरिया छांटने कौन कौन से हैं। अभी लेटेस्ट आदेश आया है, अभी मतलब 4-1 साल पहले मतलब उसके हिसाब से अपन तो अभी से ही बोलेंगे ना इसको। मई 2018 में क्या किया है कि राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया है, ठीक है।
जिसमें क्या किया है कि अलग अलग जिलों में, कुछ जिलों में इसको जो है एरिया को बढ़ाया गया है, अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ाया गया है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के आदेश से ही घटता है बढ़ता है, जैसा कि आप जानते हो बहुत अच्छे से, जो भी अनुसूचित क्षेत्र है वो घटेगा किसके आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से ही घटेगा, बढ़ेगे, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर क्या किया गया है कि मैं आपको एक एक बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपन नए ऑर्डर की बात करते हैं, जो नया ऑर्डर आया है, ठीक है। मई 2018 का जो ऑर्डर आया है उसके बारे में अपन बात करते हैं। मई 2018 के अनुसार, तो यहां मैं लिख रहा हूं मई 2018, एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपन बात करें। मई 2018 के अनुसार राष्ट्रपति का आदेश, किसका आदेश, राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश हो गया। अब राष्ट्रपति के आदेश में क्या आया है, राष्ट्रपति के आदेश में यह आया है कि कुछ नए एरियाज शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, मैं यहां पर एक एक की लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ उदयपुर, ये बहुत मोस्ट है भाई, इसका क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, अगर आप इसको लिख लिख के याद कर सकते हो तो जरूर कर लेना। उदयपुर, उदयपुर में नए एरियाज कुछ कौन कौन से एरिया को घोषित किया गया है। तो सबसे पहले देख लो नाम कौन सा है, यहां पर उदयपुर का आया है, तो ये आ जाओ उदयपुर एरिया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां लिख दूं उदयपुर, उदयपुर। जो जो जिला आता जाएगा उस जिले की अपन लिस्ट बनाते जाएंगे, ठीक है, कि कितने जिले यहां पर शामिल है राजस्थान के पैसा एक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक नंबर पे मैंने उदयपुर लिख दिया। और आदेश में क्या आ रहा है, आदेश में यह कहा गया है कि इसकी कुछ तहसीलें कोटड़ा, झाड़ोल, लिख लो भाई इनको, कोटड़ा, झाड़ोल, कोटड़ा हो गया, झाड़ोल हो गया, कोटड़ा है भी, कोटला नहीं है, कोटड़ा, झाड़ोल। और इसके अलावा आपकी आ गई लसाड़िया, लसाड़िया, लसाड़िया या लसाड़िया, और सलूम्बर, 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 ठीक है, सलूम्बर। ये इस क्षेत्र को घोषित किया गया है भी, ठीक है ना। सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, सराड़ा, और कौन सा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा और ऋषभदेव, ये नई जगह से लिख रहा हूं मैं, ऋषभदेव। क्या लिखते हैं ऋषभदेव को कैसे लिखते हैं, ऋषभ, ठीक है, ऋषभदेव, ऋषभदेव हो गया। और इसके अलावा कौन कौन सा है, गोगुंदा तथा गोगुंदा, गोगुंदा, ये बहुत मोस्ट है भी, ये डेटा अमूमन बुक में नहीं दे रखा लेटेस्ट, ठीक है, गोगुंदा। और इसके अलावा जाएगा गिरवा, मावली, ये तहसीलें आ गई, ठीक है, गिरवा, मावली, वल्लभनगर, गिरवा, मावली, वल्लभनगर, गिरवा, मावली, वल्लभनगर, ये सारा उदयपुर के क्षेत्र में शामिल है, ठीक है, मावली, वल्लभनगर, वल्लभनगर, ठीक है। बस इतना ही इसमें उदयपुर में हो गया। उदयपुर समझ में आ गया सबको, उदयपुर का ये एरिया जो है घोषित हुआ है। अब बात करते हैं आगे, लेटेस्ट दूसरे वाला नया जिला लेते हैं। ये 4 या 5 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है राजसमंद। राजसमंद जिले में कौन कौन सा, देखिए राजसमंद, चलिए तो राजसमंद लिखते हैं पिछले वाले चित्र में, या राजसमंद लिख दो, राजसमंद, ये लो जी राजसमंद लिख दिया यहां पे, ठीक है। राजसमंद कहां हो गया, यहां पे ये आ गया आपका राजसमंद, रेड लाइन कर दूं इसको, जितने जिले आएंगे उनको रेड रेड करते जाएंगे अपन, ठीक है, राजसमंद। हाँ सबको समझ तो आ रहा है ना, भी थोड़ा सा डेटा है इसमें, थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। इसमें आ जाएगा कुंभलगढ़, इसमें आ गया कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ हो गया। कुंभलगढ़ के अलावा नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा तहसीलों की कुछ ग्राम पंचायतों को, तहसील
तहसीलों की कुछ ग्राम पंचायतें। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, अगला जिला, राजसमंद के बाद में अगला आ जाओ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। चलिए चित्र में चलते हैं, लिस्ट में लिखते हैं चित्तौड़गढ़। तो यहां चित्तौड़गढ़ लिख रहा हूं मैं, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा साफ नहीं लिखा गया। चित्तौड़गढ़ कहाँ है, देखो भाई, ये रहा भाई आपका चित्तौड़गढ़। राउंड कर दूं इसको, 3 हो गए जिले। ठीक है, सारे एक एक जिला जो मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पे आपको। इसके बड़ी सादड़ी की कुछ तहसीलें हैं, बस इतना ही इसमें। ठीक है, बड़ी सादड़ी की कुछ तहसीलें हैं, बड़ी सादड़ी की कुछ तहसीलें। कुछ तहसीलें। ठीक है, क्लियर हो गया बात। उसके बाद में आ जाओ सिरोही। उसके बाद में आ जाओ सिरोही, अगला पॉइंट है सिरोही पे। सिरोही में कौन कौन सा है, सिरोही, सिरोही। तो चलिए चित्र में भी लिख देते हैं सिरोही। जितने जिले होंगे ना उतने ही तो लिखने हैं अपन ने। तो यहां आपसे एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है राजस्थान के कितने जिले शामिल है, सिरोही हो गया। तो सिरोही कहां पे है, देखो भी ये आ गया सिरोही। ठीक है, कितने हो गए अब तक, 4 हो गए अपने, है ना। तो सिरोही का सबसे पहले आ जाता है आबू रोड तहसील, पिंडवाड़ा तहसील की कुछ ग्राम पंचायतें हैं। आबू रोड, 1 मीटर को भी इसको काले से लिखना था, आबू रोड, आबू रोड, पिंडवाड़ा, आबू रोड, पिंडवाड़ा, आबू रोड हो गया, पिंडवाड़ा हो गया आपका। और तहसील की कुछ ग्राम पंचायतें। ठीक है, तहसीलों की ग्राम पंचायतें, तहसीलों की ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतें। पहली बात तो ये हो गया पंचायतें। अब आ जाओ अगले जिले पे। नोट हो गया ना सबका, बता देना भाई। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके 4 जिले पूरे। इनका आदेश आया है किसका, राष्ट्रपति का आदेश आया है। को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, यहां नीचे लिख लेना, को क्या किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित, घोषित। ठीक है, अब टोटल कितने हैं वो लिखते हैं। चलिए बेक आए, वापस आते हैं। उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, पाली, पाली लिखो भी, पाली, पाली शामिल है इसके अंदर। पाली, पाली कहाँ है, देखो देखो, पाली ये आ गया, पाली, पाली का कुछ क्षेत्र शामिल है, इधर 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 का एरिया, मतलब नीचे नीचे की साइड का एरिया शामिल है। पाली हो गया। और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा पे आओ, बांसवाड़ा हो गया क्लियर। बांसवाड़ा लिखो, नीचे कहाँ है, बांसवाड़ा को राउंड करो, ये रहा भी बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में आप आ जाओ डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया। तो चलिए डूंगरपुर को राउंड करो, ये लो जी, डूंगरपुर को कर दिया राउंड। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। समझ में आई बात। अब ये वाले जो बताए ना मैंने, एक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये तो है पूरे के पूरे जिले। ये तो मैं लिख देता हूं, कुल 8 जिले आते हैं। ठीक है, कुल 8 जिले शामिल है, कुल 8 जिलों, 8 जिले शामिल है, जिनके कुछ क्षेत्रों को, ध्यान रखना 8 जिलों में, ये अभी जो 3 बताऊंगा उसको छोड़कर बाकी के कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है,
जिनके कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। हाँ जी, कोई कमेंट कर रहा है क्या कोई बच्चा? मैं साथ में ही हूं आपके सभी के, ऐसे मत सोचना। अब यहां पर जो है ना, इसको देखो, यहां पर ये जो 3 जिले हैं, ये नीचे वाले, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इनका संपूर्ण क्षेत्र शामिल है। ठीक है, क्या लिखना है? इन जिलों का संपूर्ण क्षेत्र, और बाकी में एरियाज आगे, संपूर्ण क्षेत्र शामिल है और बाकी में कुछ एरियाज को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये वाले जो 3 है ना, इनको भूलना मत, नीचे वाले। ठीक है, ये 3, तो इन, रुको भी, ये मैंने गड़बड़ कर दिया इसमें, इसको रेड से राउंड हेड करना था इसको, ये लो। तो ये 3 को नहीं भूलना है आपने, ये 3 जो है ना थोड़े से आपने अलग, ये वाले। ठीक है, क्लियर होगी बात? जिनके कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। कुल 8 जिले शामिल है, जिनके क्षेत्रों को लिख देता हूं भी, कुछ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जिनके, ये लिख देता हूं। ठीक है, अब सही है। तो ये तो हो गया राजस्थान का मामला, अच्छे से क्लियर होगी बात। अब मैं आपको बताता हूं कि इस जो पंचायती राज अधिनियम जो है, इसके फंक्शन क्या क्या है, इसके प्रोविजंस क्या क्या है। यहां तक आ गई सबको बात समझ में? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं हुआ होगा। कितना टाइम हो गया अभी? 36 मिनट हो गए ना, 4:38 हो गए, सॉरी। तो यहां पर जो है 8 जिले हो गए। ठीक है, अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट, फीचर्स एंड प्रोविजन ऑफ एक्ट। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये इनके क्षेत्र शामिल हो गए। ठीक है, ये जो है, इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूं, अगर किसी बच्चे को देखना भी है तो। ये देखो आप, ये रायपुर, रोहट, ये यहां पर आबू रोड वाला, ये यहां पर एरिया शामिल है, ये वाला। तो हालांकि इतना एक एक एरिया यार नहीं याद करना आपको, कोई एक एक एरिया रटने मत लग जाना, एक एक एरिया कोई नहीं पूछता है कभी भी, एक एक एरिया नहीं रटना है आपने। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा राजस्थान का इसके बारे में। अब अपन बढ़ते हैं कि इस फीचर और प्रोविजन क्या है इस एक्ट के, वो आ जाओ। इंप्लीमेशन, रिफॉर्म, कौन कौन सी बातों को लेकर है वो अपन बात करते हैं। ठीक है, अब पैसा एक्ट जो है ना, इसके बारे में रिफॉर्म क्या क्या सुधार हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पैसा एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, एक नियम अपनाया गया है। इसके अनुसार जनजातीय समाजों को सबसे जो खास बात है, इस अधिनियम के द्वारा जो जनजाति समाज है उसको, इस अधिनियम के द्वारा जनजातीय समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है, को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है, जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब इसके तहत किया क्या गया है, असल में क्या है कि इसके तहत यह किया गया है कि जो जनजाति जो समाज है ना, इसको शक्ति दी गई है, किसमें? ग्राम सभा में। मतलब इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो जनजाति जो समाज है, इसके तहत जनजातीय समाज को ग्राम सभा में शक्ति दी गई है, ग्राम सभा में अत्यधिक शक्ति दी गई है।
दी गई है। पहली बात तो ये। अब शक्तियों में क्या क्या दिया है, देखो ऐसा है कि यहां पर प्रत्येक जो ग्राम सभा है वो किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम चलेगा ना, और कोई भी परियोजना चलेगी, तो ये ग्राम सभा क्या करेगी, स्वीकृति प्रदान करेगी, क्योंकि सारी की सारी पावर कहां से आ रही है, ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं उसको क्या क्या है, ग्राम सभा की शक्तियां, ग्राम सभा की शक्तियां। अब ग्राम सभा की शक्तियों में देखो कॉमन कॉमन बातें हैं, बिल्कुल आसान आसान है, आप देखो तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। बैठक वैसे ही होगी, बैठकों का नियम भी वही है, वही मिनिमम 2 बैठक, मैक्सिमम 4 बैठक हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब 4 बैठक हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पावर ये ज़्यादा मिली है कि यहाँ निर्णय ज़्यादा होते हैं, इनकी जो बैठकें हैं वहाँ पर डिसीजन ज़्यादा होते हैं, उसके बजाय कि जो अन्य अन्य ग्राम सभाएं उनमें निर्णय कम होते हैं। तो यहां पर क्या है कि इन क्षेत्रों के लिए, इन क्षेत्रों की जो भी सामाजिक आर्थिक विकास की जो भी परियोजनाएं हैं, इन क्षेत्रों के लिए जो भी सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं को स्वीकृति देती है, ये सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं को स्वीकृति देना, सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं को स्वीकृति देना, परियोजनाओं को स्वीकृति देना इसी का काम है। ठीक है, परियोजनाओं को स्वीकृति को मंजूरी देने का काम है। भाई किसी प्रकार की कोई परियोजना लेकर आ रही है गवर्नमेंट, किसी की भावनाएं नहीं भड़क जाए, किसी की भावनाएं आहत नहीं हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से उसके बाद में जो है इसमें और क्या क्या देखो, कोई भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है इसके अंतर्गत, मतलब इसी के अकॉर्डिंग कोई भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है या अन्य कोई परियोजना चल रही है। ठीक है, कोई भी गरीबी उन्मूलन कोई योजना चल रही है सरकार की, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, कार्यक्रमों को मंजूरी, ठीक है, कार्यक्रमों को मंजूरी देना, ये सारी चीजें भी इसके अकॉर्डिंग ही आती है। अच्छा, और क्या क्या है, एक सबसे बड़ी खास बात यहां पे ये है कि एक इसमें रिजर्वेशन का बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें क्या होगा कि प्रत्येक पंचायत में जो भी जनजाति है उसको आरक्षण कैसे मिलेगा, उसको अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनको जनसंख्या के अनुसार अनुपात में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो है अनुसूचित जनजातियों का जो भी रिजर्वेशन मिलेगा वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 50% तक रिजर्वेशन मिलता है यहां पर। इन क्षेत्रों में क्या होता है, ग्राम सभा की शक्तियां व अन्य प्रावधान लिख देता हूं भी मैं, ठीक है, क्योंकि अन्य प्रावधान भी अपन साथ के साथ ही कर लेते हैं। ग्राम सभा की शक्तियां व अन्य प्रावधान, क्योंकि साथ साथ में अन्य प्रावधान भी चलेंगे और ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में भी कुछ बातें होती रहेगी। यहां पर क्या ये वाली चीजें ज्यादा मोस्ट है, अब जो बता रहा हूं मैं ये वाली बात मत भूलना। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में मतलब 50% से जहां आबादी है वहीं तो आएगा ये भाई, जहां 50% से आबादी नहीं है वहां कहां लेके रहोगे, पैसा एक्ट आएगा ही नहीं। जहां पर 50% से ज्यादा आबादी है वही तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, बाकी घोषित ही नहीं है। तो यहां पर क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जो भी क्षेत्र घोषित होगा उसमें क्या होगा कि जो भी प्रत्येक पंचायत है, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, यहां क्या है असल में मैं आपको रियल बात बताता हूं, ज्यादा पावर ग्राम सभा पे ही आती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ज्यादा पावर ग्राम सभा को मिली हुई है, क्योंकि सबसे निचला बेस वही होता है, जनजाति जो लोग हैं ज्यादातर उसी से जुड़े हुए रहते हैं। जो अन्य वाले पंचायती राज उसमें उनको पावर कम होती है। तो यहाँ ये अगर मोटा मोटा देखें ना तो यही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बाकी वैसे ही बैठकें होती है, वही सरपंच बैठकों की अध्यक्षता करता है, वही सारी चीज़ें। बस एक और कर दिया है कि ग्राम सभाएं सामूहिक बैठक कर सकती है, ग्राम सभाएं क्या कर सकती है, सामूहिक बैठक कर सकती है। तो अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जनसंख्या के, अब कुछ बातें और भी है वो भी मैं आपको बताता हूं। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जो मुख्य मुख्य बातें आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये इसको वेस्ट मत समझना कि ये वेस्ट है, कि ये फालतू की चीजें, फालतू की चीजें नहीं, इसमें कुछ बातें और भी आएगी। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण,
ठीक है, आरक्षण रहेगा 50% से ज्यादा ना हो, 50% मैक्सिमम। बस इसमें ये वाली बात, इसको नोट कर लिया सबने। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, इसको नोट करो पहले सारे बच्चे। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं। अब यहां और क्या क्या देखो, मान लो यहां पर ऐसा हो जाए, भाई जरूरी तो नहीं है ना हर जनजाति व्यक्ति चुनाव लड़े, हो सकता है चुनाव नहीं लड़े। अब मान लिया चुनाव नहीं लड़ा, कम चुनाव लड़ा, प्रतिनिधित्व कम हो गया, ठीक है, मतलब यह कहना चाह रहा है कि जिला स्तर और मध्यवर्ती स्तर पे पंचायती राज का जो जिला स्तर तथा मध्यवर्ती स्तर, मतलब बीच वाला जो लेवल है, मध्यवर्ती स्तर जो है, यहां पर मान लो ऐसा हो जाए कि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम है, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम नजर आ रहा है, में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम हो तो मनोनीत भी किए जा सकते हैं सदस्य, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर, उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर ना होने पर क्या होगा, मनोनीत कौन करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या कर सकती है, जो टोटल जो प्रतिनिधि हैं, कुल प्रतिनिधियों की संख्या का 10% जो मनोनीत भी कर सकती है राज्य सरकार। कुल प्रतिनिधियों का 10% मनोनीत भी कर सकती है, मनोनीत भी, कुल मिलाकर जगह देनी है भाई इन लोगों को, ठीक है, मनोनीत कर सकती है, इनको जगह देना, इनको सिस्टम में आने के लिए बाध्य करना है कि भी आप सिस्टम में आओ, आप भी इसमें शामिल हो, मनोनीत कर सकती है। अगर पता चले प्रतिनिधित्व कम है, भाई चुनाव लड़ाई नहीं हो किसी ने, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, और एक तो ये हो गया, एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी मुखिया वाले जितने भी पद हैं इन क्षेत्रों के, मुखिया वाले जितने भी पद हैं वो सारे इनके लिए आरक्षित रहते हैं, ठीक है, जो भी मुखिया वाले जो भी पद हैं इनके लिए आरक्षित रहते हैं। मुझे हाँ, सभी स्तर पे, सभी स्तर, ये ज्यादा मोस्ट है यहां पे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर, ध्यान रखना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में सभी स्तरों के अध्यक्ष के पद, अध्यक्ष कौन होता है, मैंने अध्यक्ष बताया था ना आपको जब ढांचा करवाया था, हर लेवल पर अध्यक्ष बताया था, सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद, अध्यक्ष के पद किसके लिए आरक्षित रहेंगे, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे। अध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे, जनजाति के लिए आरक्षित, मतलब बनेगा तो वही बनेगा, इसलिए तो कहा इसने कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो, मतलब अध्यक्ष के पद पे नहीं बैठ पा रहा है कोई व्यक्ति तो गवर्नमेंट मनोनीत कर देगी उसको। कुल मिलाकर ये जो पद है ना, ये उनके लिए ही रहेगा, नाम निर्देशित कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब एक बात और है इसमें, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक तो ये हो गया, अब कोई भी जल परियोजना है, ठीक है,
कोई भी जल परियोजनाएं किसी भी प्रकार की कुछ भी आए तो इसका विनियमन ग्राम सभा करेगी। एक बात ये और बता देता हूं आपको, ठीक है। कोई जल परियोजना आए, मतलब कोई भी जल परियोजना हो, जल परियोजना हो, जल परियोजना, शराब की दुकानें, जल परियोजना, शराब की दुकानें, क्षेत्र में शांति बनाए रखना, इसके लिए शांति समिति होती है। इसके लिए क्या होती है? एक शांति समिति होती है। ग्राम सभा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, क्षेत्र में शांति बनाए रखना, क्षेत्र में शांति बनाए रखना, पेड़ों को काटने वाली कोई बात हो, शांति बनाए रखना, वृक्ष काटना या उनका विनियमन करना, कुछ भी करना हो, ठीक है। ये जितनी भी चीजें, इसके अधिकार किसके पास में है? इसके सारे के सारे अधिकार जो भी हैं ग्राम सभा के पास में रहते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार सब ग्राम सभा को दे दिए, पंचायतों को दे दिए, ठीक है। और किसी की भूमि को अवैध रूप से किसने कब्जा लिया हो, भूमि का अवैध कब्जा हो, भाई जनजाति क्षेत्रों में संभावना रहती है ना कि भूमि का अवैध कब्जा रहेगा, जो बड़े लूठे लोग हैं वो कब्जा कर लें इनकी जमीनों पे, तो इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बाजारों का विनियमन होना चाहिए, बाजारों का विनियमन, जो भी बाजार लगेंगे, मेले लगेंगे, बाजारों में दुकानों का रेगुलेशन करना है, दुकान विनियमन, ठीक है। और भी कोई इसमें जो भी धन उधार देने से संबंधित कोई मामला है, धन उधार देना, धन उधार देना मतलब भोले लोग हैं, किसी ने धन उधार देना, जमीनें छीन ली, कुछ भी हो गया, अवैध कब्जा कर लिया जमीन पे, ठीक है। कुल मिलाकर जितनी भी स्थानीय परियोजनाएं हैं उनके संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देते हैं, ठीक है। स्थानीय परियोजनाओं के संदर्भ में ग्राम सभा को शक्तियां दी गई है, परियोजना के संदर्भ में ग्राम सभा को शक्तियां, ग्राम सभा को शक्तियां, बस ये हो गया, इसी को बोलते हैं पैसा। और इसमें और क्या क्या, ये नोट हो गया, पहले बता दो मेरे को, नोट हो गया ना। अब एक और बताता हूं मैं आपको, एक शांति समिति और बनती है इसमें। हाँ बहुत बढ़िया, मैं आपके साथ में मौजूद हूं, ऐसे मत समझ रहा कि रिकॉर्डेड चल रहा है, साथ में ही हूं आप सभी के मैं हर वक्त, ठीक है ना। अब ग्राम सभा की शक्तियां हो गई, इसमें अब एक और चीज देखो, एक पावर और है, एक इसमें है कुछ नया पेज है भी अगला, ठीक है, नया पेज ले रहा हूं। एक शांति समिति और बनती है यहां पे, शांति समिति। शांति समिति में असल में क्या होता है कि ये ग्राम सभा गठन करेगी इनका, इसका गठन कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी, ठीक है। और इस शांति समिति में टोटल मेंबर कितने होंगे? 20 होंगे। किसके द्वारा? गठन ग्राम सभा द्वारा। आगे बात वापस ग्राम सभा पे, गठन ग्राम सभा द्वारा। टोटल कितने मेंबर? 20 सदस्य। तो यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं 20 सदस्य। इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसा नहीं है कि पुरुष ही पुरुष होंगे, इसके अंदर महिलाएं भी होगी 33%। ये जो शांति समिति है इसमें 33% महिलाएं होना जरूरी है। 33% महिलाएं तथा अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के संदर्भ में अनुपात, जनसंख्या के संदर्भ में आरक्षण को, जनसंख्या के संदर्भ में आरक्षण, जनसंख्या अनुपात, ठीक है, जनसंख्या अनुपात आरक्षण,
अब ये शांति समिति करेगी क्या? शांति बनाए रखेगी ये। बस इसका काम है कि आसपास के गांवों से अच्छे संबंध बनाए रखना, आसपास के जो भी गांव हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो उसकी जांच करना, मध्यस्थता करवाना, कोई कार्रवाई करना हो, ठीक है, रिपोर्ट करना ग्राम सभा को, ये कमेटी का यही काम है। ठीक है, इस कमेटी का काम बिल्कुल सिंपल है, शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के क्षेत्रों, गांवों, ग्रामों से शांति बनाए रखना। मतलब कितना दिमाग लगाया आप सोचो, शेड्यूल एरिया को कंट्रोल करने के लिए शांति बनाए रखना कितना कंट्रोल किया गया है। मतलब अगर कानून को देखा जाए तो विल पावर कानून की कितनी नज़र आती है। अगर इतनी ही विल पावर अगर लोगों में हो तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। शांति बनाए रखना, घटनाओं की जांच करना, रिपोर्ट करना ग्राम सभा को, घटनाओं की जांच, ग्राम सभा को रिपोर्ट करना, और क्या चाहिए भाई? ठीक है, और एक चीज और अगर ग्राम सभा अनुमोदन कर दे तो जो भी मजिस्ट्रेट है, उपखंड जो भी अधिक मजिस्ट्रेट है, एसडीएम जो है, उसको भी रिपोर्ट कर सकती है। ठीक है, अगर ग्राम सभा की परमिशन मिल जाए तो ग्राम सभा की परमिशन पर ग्राम सभा अगर अनुमोदन कर देती है, ग्राम सभा के अनुमोदन पर एसडीएम को रिपोर्ट करना, ग्राम सभा के अनुमोदन पर एसडीएम को रिपोर्ट करना। और एक और इसमें है ग्राम सभा की संयुक्त बैठकें। आसपास के गांव की जो भी है ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठकें, ये सबसे छोटा है, सबसे सिंपल है, सबसे आसान है। इस अधिनियम में क्या किया गया है, आसपास के गांव मिलकर एक संयुक्त बैठक कर सकते हैं ग्राम सभा की। मतलब जितने भी गांव है आसपास के मिलकर एक संयुक्त बैठक कर सकते हैं यहाँ पे, कि सब लोग आपस में मिलजुल के जो है प्यार प्रेम करें। ठीक है, तो 2011 से संयुक्त बैठकों का प्रावधान है। 2011 से संयुक्त बैठकों का प्रावधान, 2011 से संयुक्त बैठकों का प्रावधान। ग्राम सभाओं लिख दो भाई यहां पे, ग्राम सभा मत लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ग्राम सभाओं की 2011 से संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, बैठकों का प्रावधान है। और इसकी गण पूर्ति जो है वो कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। बस कम से कम 10 सदस्य, ये हो गया भाई आपका 10 सदस्य। बाकी जितनी भी पावर है वो सारी ग्राम सभा के पास है। कोई अंधविश्वास का जुड़ा हुआ मामला है उस पर चर्चा करनी हो, कुछ भी करना हो, योजना, परियोजना, जल परियोजना, जमीनों से लेकर धन उधार देने से लेकर, ठीक है, जमीनों का कब्जा कर लिया किसी ने, वनों को लगाना, विनियमन करना, कुछ भी करना, किसी भी प्रकार का जितना भी मामला है लगभग पावर सारी ग्राम सभा के पास में आती है, क्योंकि ग्राम सभा ही है सबसे नीचे वाला लेवल। बाकी अध्यक्ष के पद सारे अनुसूचित जनजातियों के रिजर्व हैं, वही होंगे। अगर प्रतिनिधित्व फिर भी कम हो जाता है तो सरकार मनोनीत कर देगी वहां पे। तो कुल मिलाकर, और आप देखते हो कि सीटें भी अलग से, एग्जाम होता है तो उनकी सीटें भी अलग से रिजर्व होती है, तो सारी चीजें दे दी गई है कुल मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र को। तो इतनी सुविधाएं दी जाती है, तो मेरे हिसाब से हम जो है इनको मुख्य धारा में जोड़कर बहुत जल्दी जो है विकास कर लेंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से संविधान और कानून जो है गवर्नमेंट जो है कुछ दे नहीं सकती। ये बहुत है, इतना बड़ा, इतना सब कुछ देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस टाइम क्लास का टाइम आज 1 घंटा खींच गया अभी पूरा का पूरा। पैसा एक्ट ने पूरा 1 घंटा ले लिया हमारा आज। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज, बाकी करेंगे कल।
और कल हम लोग करने वाले हैं ये वाला पॉइंट, राज्य निर्वाचन आयोग। बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपको वापस। और कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना सभी बच्चे, किसी भी तरह का कोई भी सवाल है आपके मन में। नोट्स मिल ही जाएंगे आपको, जैसे जिस दिन क्लास खत्म होगी उसी दिन ही आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा, पूरा चिट्ठा मिल जाएगा आपको नोट्स का। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बने रहने के लिए सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो आप सभी।